हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सौरभ और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जो कि सीबीएसई के वेबसाइट पर कुछ दिन पहले ही अपलोड किया गया है। सो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा एंड तक देखें। जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये दिया हुआ है, द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स पासिस थ्रू द पॉइंट -5, 0, -40, 8, 0 एंड 5, -30 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो इसको कैसे निकालेंगे कि इनमें से फैक्टर कौन सा होगा पी एक्स का। तो एक चीज़ जान लीजिए कि पी एक्स कोई अगर पॉलिनोमियल है, कुछ भी पॉलिनोमियल दिया है, जैसे 5x² + 3x + 2, ये एक पॉलिनोमियल है। अगर इस पॉलिनोमियल x की जगह पे 5 रखने पे पी एक्स का वैल्यू अगर 0 आ जाता है, पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ जाता है 0, तो क्या बोलते हैं x - 5 इज ए फैक्टर। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको बस ये देखना है कि ये जो पॉइंट दिया हुआ है ये एक्स एक्सिस पे कहाँ कहाँ कट कर रहा है। तो देखिए एक्स एक्सिस पे ये दिया हुआ है 5, 0 और दूसरा क्या दिया हुआ है 8, 0। बाकी पॉइंट्स जो दो पॉइंट्स है वो एक्स एक्सिस पे नहीं कट कर रहा है। ये जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे नहीं कट करेगा, ये भी नहीं कट करेगा। तो -5 रखने पे 0 आ रहा था एक्स की जगह पे, तो इट मीन्स क्या बोलेंगे x + 5 इज अ फैक्टर, और x + 5 और इसमें क्या होगा x - 8 इज अ फैक्टर, क्योंकि 8 रखने पे क्या आ रहा था 0। तो दो ऑप्शन आया, मेरा दो फैक्टर आया, x + 5, x - 8। अब आप देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, पहला ऑप्शन होगा नहीं x में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा b, x - 8। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, सोन बिलो इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस mx + 4y - 6 = 0, ny - 12x + 12 = 0। अब आपको बताना है फॉर विच वैल्यूज ऑफ द m and n डू हैव एबव इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। तो आपको पता होगा कि कोई भी इक्वेशंस किस फॉर्म में होता है, जैसे कि a1x + b1y + c1 = 0। अगर और दूसरा क्या लिखते हैं a2x प्लस सेकेंड इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख देते हैं प्लस c2 = 0। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। यही कंडीशन होता है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस के लिए। तो दो इक्वेशंस को इस फॉर्म में लिख लेंगे और तो m और n का वैल्यू आ जाएगा। तो पहला इक्वेशन क्या दिया हुआ है mx + 4y - 6 = 0। ये तो ठीक है ax + by + c के फॉर्म में है, लेकिन सेकेंड इक्वेशन में पहले y लिखा हुआ है। तो आप क्या कीजिए, पहले x वाले को पहले लिख लीजिए, तो -12x + ny + 12 = क्या हो जाएगा 0। तो इसको क्या लिखेंगे m/-12 = 4/n = -6/12। कोई दो को साथ ले लेते हैं, तो इन दोनों को साथ ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा 4/n = -1/2, क्योंकि इसको कट कर दिया 6 से। ये इधर चला जाएगा n मल्टीप्लाई में, तो -n = 8, दिस इम्प्लाइज n = क्या हो जाएगा -8। तो n का वैल्यू क्या आ गया -8। वैसे इन दोनों को साथ ले लेते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा m/-12 -1/2, ये इधर चला जाएगा तो m = क्या हो जाएगा 12/2, माइनस क्या होता है प्लस, यानी 6। तो m का वैल्यू क्या आ गया 6, y n का वैल्यू क्या आ गया -8। तो ये आंसर हो गया। तो ये आंसर दिया हुआ है 6 और n = दिया हुआ है। ए टीचर आस्क 3 स्टूडेंट्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। If q² - 4qr greater than 0, the roots of a quadratic equation px² + qx + r = 0 will be. Jain answers always positive, Vipul answers positive if p, q, r positive, Subhan answers negative if p, q, r are positive. Who answered correctly? प्लस qx + r = 0, और इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है b² - 4ac, तो b क्या है यहाँ पे q² - 4 × p a × c। तो डिस्क्रिमिनेंट दे रखा है क्वेश्चन में ग्रेटर देन 0 है। डिस्क्रिमिनेंट क्या है ग्रेटर देन 0, और हम पढ़े थे कि जो अगर डिस्क्रिमिनेंट d ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स क्या होते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट। दो रूट्स आते हैं, अलग अलग आते हैं, यही पढ़े थे। इक्वल रूट्स के लिए क्या पढ़े थे d = 0 और नो रियल रूट्स के लिए d < 0। तो इसमें क्या करेंगे कि आप फर्स्ट का आंसर देखिए, जैन आंसर्स ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव तो हो नहीं सकता रूट्स, कई बार क्या होता है रूट्स 2 आ जाता है, एक बार क्या होता है -3 भी आ सकता है। अगर मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं तो x की 2 वैल्यू आती है, तो हमेशा पॉजिटिव तो आता नहीं है। तो पहला तो ऐसे ही गलत है। सेकेंड, विपुल आंसर पॉजिटिव p, q, r पॉजिटिव, तो ये भी नहीं होगा। हमेशा पॉजिटिव कैसे होगा, p का वैल्यू, q का वैल्यू और r का वैल्यू पॉजिटिव रख देंगे, तो वो एक बार पॉजिटिव भी आ सकता है और रूट्स क्या हो सकता है निगेटिव भी आ सकता है। तो इसमें क्या होगा सुमन आंसर्स निगेटिव इफ p, q, r आर पॉजिटिव। तो ये आंसर इसका सही है, सुमन आंसर्स
निगेटिव, ये पी क्यू आर आर पॉजिटिव। तो ऑप्शन सी जो होगा ये करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर सेंटर्ड एट, यहां पे दिया हुआ है दो कंसेंट्रिक सर्कल, इसका सेंटर दिया हुआ है O -4,3। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ इनर सर्किल टू द आउटर सर्किल इज 1:9। इनर सर्किल का और आउटर सर्किल का रेशियो दिया हुआ है एरिया का 1:9। एंड पॉइंट्स A एंड B लाई ऑन द बाउंड्रीज ऑफ द इनर एंड आउटर सर्किल। ए जो है यहाँ पे लाई कर रहा है इनर सर्किल के, और बी कहाँ यहाँ लाई कर रहा है आउटर सर्किल के बाउंड्रीज पे। तो आपको क्या निकालने के लिए बोल रहा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी आर 3,5 और बी का भी कोऑर्डिनेट दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आपको बस ये ए का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए इसको निकालने के लिए आप क्या कीजिए कि एरिया का रेशियो दे रखा है, इनर सर्किल का एरिया को क्या ले लेते हैं A1 और आउटर सर्किल का एरिया को A2 ले रहे हैं। तो A1/A2 दे रखा है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ इनर सर्किल टू द आउटर सर्किल, इसका रेशियो क्या दे रखा है 1/9। और एरिया क्या लेते हैं पाई R1 का स्क्वायर, और दूसरे वाले का क्या ले लेते हैं, या पाई आप ले लीजिए स्मॉल r और बाहर वाले का कैपिटल R। तो ये 1/9, पाई से पाई कट जाएगा, तो इट मीन्स कि R/R का जो वैल्यू होगा 1/9, इधर से स्क्वायर हटेगा क्या हो जाएगा रूट, यानी 1/3 हो जाएगा। तो स्मॉल r क्या हो गया 1 हो गया, और कैपिटल R क्या हो गया 3। तो इट मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया ये 1, और पूरा क्या हो गया 3। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 2। अब आपको क्या यूज़ करना है इसमें, सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करके इसका कोऑर्डिनेट ए का निकाल लेंगे। ए का कोऑर्डिनेट क्या ले लेते हैं x, y ले लेते हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, देखिए अब सिंपल सी बात है कि ये एक लाइन है और इसमें कोऑर्डिनेट हमें पता है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, और ये जो पॉइंट है इसका हमें कोऑर्डिनेट निकालना है। ये क्या है 1 है, और ये क्या है 2 है, और इसका भी कोऑर्डिनेट दे रखा है 3,5। तो कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं कि x इक्वल टू क्या होता है mx2 प्लस nx1/m+n। तो ये वैल्यू आपको m क्या है 1 इंटू x2, x2 क्या है यहाँ पे 3 प्लस n क्या है यहाँ पे 2 इंटू x1 क्या है -4/m+n, यानी 2 + 1 क्या हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 3 -8/3, यानी क्या हो जाएगा -5/3। ये हो गया x। वैसे ही y निकालेंगे तो y के लिए क्या होता है my2 प्लस ny1/m+n। तो यहाँ पर लिख देंगे वैल्यू। तो m क्या है 1, y2 क्या है 5 प्लस 2 इंटू y1 क्या है यहाँ पे 3/m+n, यानी 3 आ जाएगा। तो 5 × 1 5 प्लस 6/3, यानी क्या आ जाएगा 11/3। तो आंसर क्या आ रहा है -5/3 और 11/3। ऑप्शन देखेंगे -5/3 11/3। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, सोनाली इज स्टैंडिंग ऑन वन साइड ऑफ ए 7 मीटर वाइड रोड। सोनाली जो है 7 मीटर वाइड रोड के एक साइड खड़ी है, एज सोन बिलो। शी वॉन्ट्स टू एस्टिमेट द डिस्टेंस डी बिटवीन द 2 लाइट पोल्स ऑन द अदर साइड विदाउट क्रॉसिंग द रोड। दे रखा है ये 7 है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये भी 7 होगा। आपको इसमें क्या निकालना है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस रिप्रेजेंट डी इन टर्म्स ऑफ पी एंड आर। तो इसमें ये बताना है कि जो डी जो होगा, डी जो बताना है इन टर्म्स ऑफ पी एंड आर के। तो इसमें कैसे निकालेंगे, तो मीन्स आपको ये डिस्टेंस डी निकालना है इन टर्म्स ऑफ पी एंड आर। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो आर दिया हुआ है और यहाँ पे ये तो डी दिया हुआ है ऑलरेडी, तो 2 ट्रायंगल ले लेते हैं इसमें। एक ट्रायंगल कौन सा ले लेते हैं, सपोज इसका नेमिंग कर देते हैं, यहाँ पे दे देते हैं ए, और इसको दे देते हैं ई, और ये सी दे देते हैं पॉइंट, और यहाँ पे बी, और ये डी। अब आप इसमें देखिए ये 90 है, ये 90 है, 2 ट्रायंगल ले रहे हैं, इन ट्रायंगल ए ई डी, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा ले लेते हैं, एन ट्रायंगल ए सी बी में।
ये छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे और एक बड़े वाला ट्रायंगल लेंगे। एंगल ए इक्वल टू एंगल ए है, कॉमन है दोनों में, और दूसरा क्या है इसमें, ये 90 है, ये भी 90 है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। कौन से क्राइटेरिया से लिखेंगे ना कि एंगल ए ई डी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी इक्वल टू 90, ये ऑलरेडी गिवन है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा ए से, क्राइटेरिया से, एंगल एंगल क्राइटेरिया से, और सिमिलर होता है तो इनके साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ना कि यहाँ से लेके यहाँ तक ए ई, क्या लिखेंगे, ए ई अपॉन ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये लिख सकते हैं ई डी अपॉन सी बी, ए ई अपॉन ई सी, या सॉरी ए ई अपॉन ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डी अपॉन सी बी या बी सी। तो अब ए ई के जगह पे क्या रख देंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या दिया हुआ है P, और ए सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं P+7, ई डी की जगह पे क्या रख देंगे यहाँ पे R, और इसके जगह पे क्या रख देते हैं D रख देते हैं। अब आप देखिए कि D को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, या ऐसे लिख दीजिए D इंटू पी इज इक्वल टू R इंटू P+7, तो यहाँ से D इक्वल टू लिख सकते हैं ना R इंटू P+7 अपॉन क्या हो जाएगा P मीटर। तो ये जो ऑप्शन जो दिया हुआ है मेरा, ऑप्शन D जो दिया हुआ है 5 का, तो 5 का D हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, shown below are the two triangles such that the length of the two sides of each is known। इसका भी लेंथ पता है, इसका भी लेंथ दिया हुआ है, इसका लेंथ दिया हुआ है। अब आप इसमें एक चीज़ देखिए, अगर हम रेशियो लेते हैं इसका 3/6 और इसका क्या हो जाएगा 4/8, तो दोनों क्या आएगा 1/2 आएगा, इसका भी रेशियो 1/2, इसका भी रेशियो 1/2। द गिवन इन्फॉर्मेशन विच ऑफ दीज इज सफिशिएंट टू कंक्लूड वेदर ट्रायंगल KLM इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो देखिए दो ट्रायंगल सिमिलर कब होता है, एसएस क्राइटेरिया एक यूज कर सकते हैं। तो इनमें से एसएस क्राइटेरिया क्या होता है, जैसे कि ये क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ये दोनों लेंथ दिया हुआ है, अगर इनके बीच का एंगल अगर इक्वल हो जाता तब हम बोलेंगे दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। क्राइटेरिया क्या होता है, एसएस, मतलब यही होता है ना ML अपॉन दिस साइड RQ इज इक्वल टू क्या हो जाता है KL अपॉन PQ, और इज इक्वल टू और क्या लिखेंगे, तो ये दोनों इक्वल हो जाए, और दूसरा चीज़ क्या होगा ML अपॉन RQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा KL अपॉन PQ, और दूसरा क्या होगा एंगल L इक्वल टू एंगल Q। तो एसएस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर। तो पहला कंडीशन तो सही है, और तीनों साइड्स का भी रेशियो अगर बराबर होगा तो ये क्राइटेरिया कौन सा है, एसएस, साइड्स का रेशियो इक्वल हो और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल। और अगला जो क्राइटेरिया वो कौन सा होगा, एसएसएस, अगर तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाता है तो वो क्राइटेरिया कौन सा होता है, एसएस क्राइटेरिया होता है, जो कि ये भी फॉलो करेगा। अगर KM अपॉन PR का रेशियो इक्वल हो जाता तब भी ये फॉलो कर जाएगा। देखिए KM अपॉन PR का रेशियो इक्वल हो जाएगा, तो तीनों रेशियो अगर इक्वल हो जाएंगे साइड्स के तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। क्राइटेरिया क्या होगा, SSS क्राइटेरिया से, आइदर 1 और 2, तो ऑप्शन नंबर C होगा। नेक्स्ट है shown below is a sector of the circle with center P, all the lengths are measured in centimeter, what is the length of PE। PE का लेंथ कैलकुलेट करना है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए पूरा लेके यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, P से लेके Q तक क्या होगा, ये भी 6 होगा, क्योंकि ये एक तरह से यहाँ से यहाँ तक क्या है रेडियस, ये तो है, और ये क्या है पूरा आर्क है, तो जो लेंथ यहाँ से यहाँ तक वही लेंथ क्या होगा यहाँ से यहाँ तक का होगा। और हम क्या करते हैं कि इसमें ज्वाइन कर दे रहे हैं, इसको ज्वाइन कर दीजिए यहाँ से, और दूसरा इसको यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं। अब इसमें क्या लेते हैं, दो ट्रायंगल ले लेते हैं, इसका कुछ भी नेम दे दीजिए, आप ले लीजिए, मान लीजिए कि PAE ले लेते हैं, और दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं यहाँ पे PBQ। ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएगा,
सिमिलर क्यों होगा? क्योंकि ये एंगल P दोनों में कॉमन है। जैसे दो ट्रायंगल लेंगे PAE और ट्रायंगल क्या ले लेंगे PBQ, एंगल P दोनों में कॉमन है। ये एंगल 90 है इसमें और एक एंगल इसमें भी 90 है। दोनों ट्रायंगल मतलब PAE सिमिलर किसके हो जाएगा? ट्रायंगल PAE सिमिलर लिख देंगे ट्रायंगल PBQ से। दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। क्राइटेरिया वही एंगल क्राइटेरिया लेंगे। अब जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा तो हम लिख सकते हैं P/PQ, यहाँ से कि यहाँ तक का रेशियो अपॉन PQ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? PA अपॉन ये रेशियो अपॉन क्या लिख देंगे? PA अपॉन PB। अब वैल्यूज आप इसमें रख दीजिए। तो P का वैल्यू तो हमें पता नहीं है, PQ का वैल्यू पता है ऑलरेडी, ये क्या है 6, और PA का वैल्यू, तो P to A का वैल्यू क्या दिया हुआ है? यहाँ से यहाँ तक 3 है, और PB का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक क्या है? 4 है। तो ये क्या हो जाएगा? P इक्वल टू 6 3 जा क्या हो जाएगा? 18/4, और इसको जब कट कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा? 4 4 जा 16। तो ऑप्शन डी 7 का डी हो जाएगा। A circle is drawn, 2 points are marked outside the circle such that only 3 tangents can be drawn to a circle using these 2 points. Which of the following is true based on the above equations? मतलब ये क्वेश्चन में ये दे रखा है कि जैसे एक सर्कल है, अब इसमें 2 points are marked outside the circle। 2 पॉइंट्स कहीं भी मार्क कर दिए, कि यहाँ मान लेते हैं, यहाँ मार्क कर लेते हैं। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ऑल 3 टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ, तो ये तो होगा नहीं। जैसे कि 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट से आप जैसे कि ये एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, एक ये टेंजेंट ड्रॉ कर लिए, और एक यहाँ से ये टेंजेंट ड्रॉ कर लिए, तो ये ज़रूरी थोड़ी है कि इक्वल लेंथ होगा। कोई भी लेंथ हो सकता है ना, कोई भी लेंथ, कहीं दूर पॉइंट होगा तो ये तीनों का लेंथ, तो पहला वाला कंडीशन तो ऐसे ही गलत है कि ये क्या हो जाएगा? तीनों का लेंथ इक्वल नहीं होगा। बोथ द पॉइंट्स लाई ऑन वन ऑफ द टेंजेंट, तो बोथ द पॉइंट्स लाई ऑन वन ऑफ द टेंजेंट, तो सेकेंड कंडीशन। और थर्ड कंडीशन क्या देगा? टेंजेंट्स एंड द सर्किल हैव 2 कॉमन पॉइंट्स इन टोटल। टेंजेंट्स एंड द सर्कल, तो देखिए ये सर्कल है, थर्ड वाला देख रहे हैं, अभी सेकेंड पे आते हैं अभी उसके बाद। थर्ड वाले में दिया हुआ है टेंजेंट्स एंड द सर्किल हैव 2 कॉमन पॉइंट्स इन टोटल, तो ये टेंजेंट है और एक सर्किल है, तो इसमें एक ही पॉइंट होता है टोटल, तो ये सी भी नहीं होगा। थर्ड डी दिया हुआ है सच ए सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल एज विद 2 पॉइंट्स देयर विल बी 4 टेंजेंट टू द सर्कल, तो इसमें ये बोल रहा है कि सच ऐसा सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है कि अगर 2 पॉइंट से हम देयर विल बी 4 टेंजेंट्स, तो 2 पॉइंट से जरूरी नहीं है कि हम 4 टेंजेंट्स, तो बी वाला ऑप्शन देखते हैं, बोथ द पॉइंट्स लाई ऑन वन ऑफ द टेंजेंट, तो ये पॉसिबल हो सकता है। क्यों? देखिए जैसे कि ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये एक टेंजेंट है, और एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं और दूसरा पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, और ये दोनों पॉइंट, बोथ द पॉइंट लाई ऑन वन टेंजेंट, तो इस टेंजेंट पे लाई कर गया, और यहाँ से हम 3 टेंजेंट भी ड्रॉ कर लेते हैं, ये भी टेंजेंट हो गया, तो 3 टेंजेंट ड्रॉ कर लिए, ये एक टेंजेंट हो गया, ये एक टेंजेंट हो गया, ये एक टेंजेंट हो गया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। हुआ है शोन बिलो इज अ सर्कल विथ 3 टेंजेंट्स KQ KP LM, 3 टेंजेंट ड्रॉ किया गया है KP KQ LM, और QL का लेंथ 2 है, यहां से लेके यहां तक 2 दिया हुआ है, और क्या दे रखा है? KL इक्वल टू 6, ये 6 है यहां से यहां तक। PM इक्वल टू हाफ KL, KL का हाफ कौन सा है? PM, तो ये क्या दे रखा है? 3 दे रखा है, और इसमें आपको निकालना क्या है? देखिए यहाँ पे व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल LMK, LMK मतलब ये एंगल पूछ रहा है आपसे, ये क्या होगा? लेंथ आपके सामने जो दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक 6, ये 2। अब आप एक चीज़ देखिए, आप पढ़े होंगे एक थ्योरम, क्या होता है कि
अगर कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, दोनों का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। एक एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, दोनों का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ के से के क्यू भी एक टेंजेंट है और के पी भी एक टेंजेंट है। तो के से क्यू का जो लेंथ होगा वही के से पी का लेंथ होगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना टोटल लेंथ है, 8 है। तो ये के से पी का भी लेंथ क्या होना चाहिए था, 8। लेकिन यहाँ से यहाँ तक ऑलरेडी 3 हो गया, तो के एम क्या बचेगा, 5 होगा, तब तो ये 8 होगा। ये हो गया। उसके बाद से एम पॉइंट से दो टेंजेंट है, एम पी और एम एन, तो दोनों का लेंथ भी क्या होगा, इक्वल होगा। ये 3 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 3। यहाँ से यहाँ तक दो टेंजेंट, ये 2 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए कि ये जो ट्रायंगल है ये किस तरह का ट्रायंगल बनेगा। अब यहाँ देख लीजिए ट्रायंगल, यहाँ पे क्या दे रखा है, के और ये एम, ये एल, ये 3 + 2 क्या हो गया, ये 5, और ये भी क्या हो गया 5, तो ये 50, इतना ही है ना। तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। और आइसोसेलेस ट्रायंगल हम जानते हैं कि अगर साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट का एंगल्स भी क्या होता है, इक्वल होता है। ये दो बेस एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो ये 50, तो ये भी क्या हो जाएगा 50 डिग्री। ये तो समझ में आ गया हो, मतलब ये वाला जो एंगल है ये भी क्या होगा 50 डिग्री। और जब ये 50 है, ये 50 100 हो गया, तो 180 से माइनस करेंगे तो ये क्या बचेगा 80 डिग्री। तो ये वाला एंगल क्या बचेगा 80 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द फिगर shown below lines AB and PQ are parallel to each other, all the measurements are in centimeters, which of the following gives the value of cos थीटा। तो cos थीटा का वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर देंगे। कौन सा ट्रायंगल को ले लेते हैं, AOB को, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा ले लेते हैं, ऐसे ले लीजिए, देखिए इन ट्रायंगल AOB, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा ले लेते हैं POQ। तो देखिए एक चीज़ क्लियर है कि यहाँ पे दे रखा है कि AB किसके पैरेलल है, PQ के। तो जब दो लाइंस पैरेलल तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये 90 तो ये भी क्या होगा 90, और ये एंगल क्या है दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। मतलब आप बोल सकते हो ना कि एंगल O = एंगल O दोनों में कॉमन है। और दूसरा क्या होगा, इसमें एक 90, इसमें भी एक 90, दोनों ट्रायंगल क्या होगा, छोटा वाला ट्रायंगल AOB और बड़ा वाला ट्रायंगल POQ, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, आपस में सिमिलर हो जाएगा। क्राइटेरिया वही रहेगा मेरा, एंगल एंगल क्राइटेरिया। अब जैसे ही सिमिलर होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, इनके साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो दो ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या लिखेंगे, लिख दीजिए इधर OA/OP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा OB अपॉन क्या होगा OQ इज इक्वल टू AB/PQ, यही लिख सकते हैं। अब इनमें वैल्यू रख दीजिए। OA का वैल्यू कितना है, यहाँ से O to A, तो ये क्या है B, और OP क्या होगा B + Y, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक B है और ये क्या है Y, B + Y। और ये OB क्या है A, और OQ क्या है A + X, और ये क्या है C और Z। AB क्या है यहाँ पे C, और ये क्या है Z हो जाएगा। अब आप इसमें क्या कीजिए, आपसे ये पूछा है कि cos थीटा का वैल्यू पूछा है ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा। हम जानते हैं cos थीटा क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल में cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज B/H होता है। तो इस थीटा को ये ले रहे हैं तो इसका बेस क्या है यहाँ पे Z। तो आप बोल सकते हो ना कि यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो लिख सकते हैं यहाँ पे ये क्या लेंगे, बेस इसका क्या है Z, और हाइपोटेन्यूज क्या है B + Y। तो ये क्या आ गया है cos थीटा = Z/B + Y। लेकिन ऑप्शन में तो ये नहीं है, तो ऑप्शन में इसमें क्या करेंगे, तो इसका यूज़ कर लेंगे, ये वाला इक्वेशन को यूज़ कीजिए और इसको यूज़ कीजिए। इसमें क्या कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को लेते हैं साथ में, देखिए ऐसे लिख लेंगे B/B + Y = C/Z है। तो यहाँ से हमें Z/B + Y का वैल्यू लाना है, तो Z को इधर ले लीजिए और B को इसके डिवाइड में, तो Z/B + Y = क्या हो जाएगा C/B। तो ये क्या हो जाएगा Z/B + Y क्या हो जाएगा C/B, यानी ऑप्शन B क्या हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि Z/B + Y और Z/B + Y इज इक्वल टू क्या है C/B, और cos थीटा = क्या है Z/B। तो ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा cos थीटा = C/B हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 11th में ये दिया हुआ है, द साइन ऑफ एन एंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 4/5 विच कुड बी द मेजर ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो देखिए सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन साइन थीटा क्या होता है, P/H होता है, और यहाँ पे क्या दे रखा है 4/5, और किसी भी ट्रायंगल में अगर ये थीटा लेते हैं तो ये P क्या होगा और H क्या होता है 5। अब इसको K भी लिख सकते हैं, 4K 5K, और ट्रिपलेट्स का यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यही होगा ना साइड्स, क्योंकि H² इक्वल टू क्या होता है P² B², तो इसका जब यूज़ करेंगे यहाँ पे तो ये 3 आ जाएगा। तो मेरा साइड्स क्या आ रहा है 3 4 5 आ रहा है। अब इन सब का डबल कर देंगे, 3 का डबल क्या होगा 6 8 10, तो ये क्या हो जाएगा साइड्स, ऑप्शन सी हो जाएगा 6 8 10, यही साइड्स हो सकता है इसका। नेक्स्ट है द मार्क्स ऑब्टेन बाई सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन एन एग्जाम आर रिकॉर्डेड इन अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल, द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर फाउंड टू बी इन द रेंज ऑफ 70 to 80 मार्क्स। मैक्सिमम नंबर जो स्टूडेंट्स हैं वो 70 से 80 मार्क्स के बीच में। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द रेंज बिफोर एंड आफ्टर 70 to 80 आर इक्वल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोड ऑफ द डेटा। इनका मोड बताना है, तो मोड क्या होता है, मोड तो यही होता है ना, जो मैक्सिमम बार जो नंबर आता है वही मोड होता है। तो आप इसमें देख लीजिए कि इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द रेंज बिफोर एंड आफ्टर 70 to 80 के पहले, इन द रेंज 70 to 80 वो क्या है इक्वल है बिफोर एंड आफ्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोड ऑफ डेटा। और इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किस रेंज में है 70 to 80 के बीच में है, तो इट मीन्स कि 70 तो होने से रहा, क्योंकि 70 to 80 के बीच में है और 80 भी नहीं होगा, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो क्या है बी है, क्योंकि 70 to 80 के बीच में है, तो हो सकता है कि 75 नंबर वाले ही ज़्यादा बच्चे होंगे, मैक्सिमम नंबर इन्हीं के बीच में, तो ये सपोज कर सकते हैं ना कि ये 75 हो सकता है इसमें। मोड कैन नॉट बी फाउंड एज ए फ्रीक्वेंसी इज नॉट गिवन, तो ऐसा नहीं होगा, इसमें मोड हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या देखना है, बस आपको ये देखना है कि 70 to 80 के बीच में क्या आ रहा है 75 आ रहा है, तो 70 के 80 के बीच में और भी नंबर्स आ रहे हैं 72 73, ये सब चीज़ आ रहा है, लेकिन इसमें जो ऑप्शंस है वो ये दोनों तो ऐसे ही कट जाएगा 70 से 80 के बीच का, तो क्या बचेगा 75, तो 75 इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है, इन द फिगर बिलो अ यूनिट स्क्वायर ROST इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कुलर सेक्टर विद सेंटर O along with the above information which is sufficient to find the area of the sector POQ। मतलब यूनिट स्क्वायर, इसका मतलब ये सब साइड इसका क्या दिया हुआ है 1 1 1। अब देखिए कि ये क्या है, इसका एक ये डायगोनल ले लेते हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन तो दिया हुआ है ऑलरेडी, आपसे पूछ रहा है कि इनमें से क्या ज़रूरत पड़ेगा कि इसका एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए। तो देखिए एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है θ/360 इंटू क्या करते हैं πr²। अब एरिया ऑफ सेक्टर के लिए हमें थीटा चाहिए, रेडियस चाहिए, दो ही चीज़ चाहिए। तो रेडियस क्या होगा यहाँ से यहाँ तक। अब डायगोनल क्या होता है स्क्वायर का √2 इंटू साइड, तो √2 इंटू ए, या पाइथागोरस थ्योरम से भी आप ये साइड ये डायगोनल क्या होता है √2 इंटू ए, तो ये क्या हो जाएगा √2 और साइड क्या 1, तो ये √2 हो जाएगा। इट मीन्स रेडियस तो ऑलरेडी हमें गिवन ही है, हमें बस ये क्या थीटा चाहिए, तो थीटा निकालना है। थीटा अगर पता चल जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा काम हो जाएगा। तो देखिए तो पहला वाला क्या है एरिया ऑफ स्क्वायर ROST, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का इसका तो ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 1 ये दे रखा है साइड, तो एरिया ऑफ स्क्वायर भी क्या होगा 1 ही होगा 1 का स्क्वायर। रेडियस ऑफ सेक्टर, तो रेडियस ऑफ सेक्टर तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ऑलरेडी यहाँ 1 1 1, तो हम निकाल ही लिए यहाँ से इसी इंफॉर्मेशन से रेडियस ऑफ सेक्टर, तो रेडियस ऑफ सेक्टर से कुछ काम होगा नहीं। आर्क लेंथ, तो आर्क लेंथ क्या होता है किसी भी का, आर्क लेंथ ही होता है ना, यहाँ से यहाँ तक आर्क लेंथ, और आर्क लेंथ का ये थीटा है, तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है θ/360 इंटू 2πr। तो अगर आर्क लेंथ का वैल्यू अगर सपोज के लिए 5 10 कुछ भी दे देता है यहाँ पे कुछ भी अगर, तो आर्क लेंथ अगर दिया रहता तो आप क्या करते हैं रेडियस का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते और इन सब को उधर मल्टीप्लाई कर देते, तो उससे मेरा थीटा निकल जाता, और जब थीटा निकल जाता तो थीटा पता चल जाता, रेडियस पता चल जाता, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकल जाता। तो कंपलसरी क्या चाहिए था आर्क लेंथ चाहिए था। नेक्स्ट है
फेबोनिकी सीक्वेंस क्वेश्चन ऑफ 14th में दिया हुआ है, इज अ पैटर्न इन विच ईच नंबर इज ऑब्टेन्ड बाई एडिंग द प्रीवियस टू नंबर्स एक्सेप्ट द फर्स्ट टू नंबर्स. द पैटर्न इज दिस. Shown below is representation of first few terms of Fibonacci sequence in a unit grid square. The term represent the side length of the square. तो देखिए ये Fibonacci sequence यही होता है कि in which each number is obtained by adding previous two numbers. जैसे कि except the first two तो छोड़ के अगला जो नंबर होगा वो कैसे ऑब्टेंड होगा. तो देखिए 1 + 1 क्या होगा 2, 2 + 3 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 5. तो मतलब 5 कब आएगा, जो पहले दोनों को जोड़ रहे हैं, ये सीरीज होता है. 8 को कब आएगा 5 + 3, जैसे 13 कब आएगा 8 + 5. तो इसी को बोलते हैं फेबोनिकी सीरीज. तो इसमें ये फिगर दिया हुआ है. अब आपको बोल रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड सेक्टर. तो इसमें शेडेड सेक्टर का एरिया निकालना है. तो हमें इस पूरे का शेडेड सेक्टर का एरिया निकालना है. तो एक चीज़ देखिए, ये जो एंगल है यहाँ पे क्या है, मतलब कि एक तरह से ये कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पे जो एंगल है ये 90 है. और हम जानते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर थीटा, एरिया निकालना है ना इसका, तो θ/360 इंटू क्या करना होगा πr². तो थीटा यहाँ पे 90/360 इंटू पाई की जगह पे ना, और पाई रहने देंगे क्योंकि यहाँ पे जो आंसर है ना वो पाई के टर्म्स में ही है. और रेडियस क्या है यहाँ से यहाँ तक, तो आप इसको काउंट कर लीजिए कितना स्क्वायर्स है बॉक्स है. तो यहाँ से अगर काउंट करते हैं तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है. तो ये क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर, ये 90 और 4 टाइम्स में कट जाएगा. तो π/4 इंटू 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, इसको कट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 16 पाई स्क्वायर यूनिट्स. तो ये बी हो जाएगा. मुझे सॉलिड मेड बाय ज्वाइनिंग द राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड ए हेमिस्फीयर ऑफ इक्वल रेडियस r सेंटीमीटर. टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर विथ ट्वाइस द रेडियस ऑफ द सॉलिड. तो इसमें क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे पहले, TSA ऑफ सॉलिड. तो टोटल सरफेस पहले इसका कैसे निकालेंगे. टोटल सरफेस में निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, CSA ले लेते हैं किसका, हेमिस्फीयर का. कर्व सरफेस मतलब ये बाहर बाहर का हेमिस्फीयर का ले लिए, प्लस क्या ले लेते हैं CSA ऑफ सिलेंडर. सिलेंडर के चारों साइड का एरिया ले लिए, देखिए बाहर बाहर का, बस इधर बाहर का चारों साइड का, ऊपर का ये सरफेस का ले लिए. और इसका बेस भी तो लेना पड़ेगा सिलेंडर का. तो सिलेंडर का बेस क्या है, एक सर्कुलर बेस है, प्लस इसमें करेंगे एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर. तो ये कर देंगे. आप जानते हैं कि टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का क्या होता है 2πr², और सिलेंडर का क्या होता है 2πrh. बेस एरिया ऑफ सिलेंडर सर्कुलर बेस है, ये सर्कुलर ही तो होगा बेस, तो इसका क्या हो जाएगा πr². तो ये हो जाएगा 3πr², 2πr² प्लस πr² प्लस 2πrh. तो ये निकल गया मेरा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड. अब इसमें निकालना क्या है, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर विथ ट्वाइस द रेडियस ऑफ सॉलिड. ये लाइन, तो इसमें हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर. तो सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का 4πr² होता है, 4πr का स्क्वायर. लेकिन यहाँ पे क्या बोला है ट्वाइस द रेडियस, मतलब जो स्फीयर का रेडियस क्या लेना है 2 गुना लेना है, ट्वाइस द रेडियस ऑफ सॉलिड के. तो सॉलिड का रेडियस r है हर जगह, तो स्फीयर का रेडियस क्या ले लेंगे 2 ट्वाइस लेंगे, तो 2r का स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा 4π इंटू 2 का स्क्वायर क्या होता है 4r². तो ये क्या हो जाएगा 16 πr². तो ये हो गया. अब ये दोनों एरिया क्या है आपस में इक्वल है, तो क्या हो जाएगा 3πr² प्लस 2πrh इज इक्वल टू 16 πr². ये हो जाएगा इक्वल टू, ये लिख देते हैं है ना, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 13 πr² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2πrh. अब यहाँ से h को ले लीजिए, तो h ही पूछा है आपसे ना, हाइट ऑफ द सिलेंडर. हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा 13 πr² अपॉन 2πr. पाई से पाई कटा, r से r कट गया, और 2 से इसको कट करेंगे क्या हो जाएगा 6.5r. तो h की वैल्यू क्या आ गई 6.5r. तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन 16 में ये दिया हुआ है, सिंपल क्वेश्चन है ये, बस आप इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए तो इसमें से आंसर आ जाएगा. तो इसको कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा का उल्टा होता है, और नीचे क्या लिख देंगे कॉसेक थीटा को 1 बाई
साइन थीटा, एक कॉस थीटा और ये कॉस थीटा कट जाएगा, तो ऊपर क्या बच गया 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे क्या बचा 1 बाई साइन थीटा, ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा तो 1 बाई कॉस थीटा, और 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट 16 का। सेकेंड 17 क्वेश्चन ये दिया हुआ है, हाइट ऑफ ए प्लांट इन दीप्तिज गार्डन आर रिकॉर्डेड इन अ टेबल गिवन बिलो, द मीडियन हाइट दिया हुआ है 55, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा, उसके बाद एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो टेबल बनाएंगे कैसे, तो इस क्वेश्चन में ये दे रखा है, इस टेबल को बना लेते हैं, हाइट लिख लेंगे ऊपर, और इधर एक टेबल क्या बनाएंगे नंबर ऑफ प्लांट्स, और अगला टेबल क्या बनता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF का बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए आप इसका इंटरवल लिख लीजिए 0 से 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, इन समय लिख देते हैं ये सब जो दिया हुआ है नंबर ऑफ प्लांट्स। यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2x 4, 4x 8, ये क्या दिया 4। CF क्या होता है, इसके सामने का लिख लीजिए, इनको क्रॉस में ऐड करते जाते हैं, 2x प्लस 4, इनको ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, ये ऐड करेंगे तो 6x प्लस 12, इसको ऐड करेंगे तो 6x प्लस 16, और हम जानते हैं मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। हाँ इसमें L भी होता है, यहाँ पे L प्लस n/2 होता है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H होता है, ये मीडियन का फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहला चीज़ ये दिया हुआ है कि मीडियन ऑलरेडी दे रखा है, मीडियन क्वेश्चन में देखिए गिवन है ऑलरेडी 55, तो देखिए 55 किसके बीच में लाई कर रहा है 40 to 60 के बीच में, तो ये जो मेरा क्लास हो जाएगा ना 40 to 60 वाला, ये क्या हो जाएगा मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास क्या हो गया 40 से 60, 40 to 60, तो अब मीडियन क्लास पता चल गया, तो जैसे वैल्यू रख देंगे, तो मीडियन क्या है 55, मीडियन ये दिया हुआ ना 55 और n/2, तो इन सबको ऐड कर लेते हैं, यही n होता है ना, तो 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 4 16, तो 16 प्लस 6x, ये n हो गया, और n/2 क्या हो जाएगा 8 प्लस 3x, ये n/2 निकल गया, यहाँ पे रख देते हैं 8 प्लस 3x माइनस CF कौन सा लेते हैं इस क्लास के ऊपर वाला एक लो, जो मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाला लेते हैं, तो 2x प्लस 4 यानी माइनस 2x माइनस 4 अपॉन F, तो F क्या लेते हैं मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे क्या दिया हुआ है मीडियन क्लास का जो फ्रीक्वेंसी मेरा 4x, और इनटू हाइट, क्लास साइज क्या दिया हुआ है यहाँ पे 20-20 का गैप है। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, 4 5 जा 20, और ये x बच गया यहाँ पे, तो 55 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 माइनस 4 यानी 4, और 3x माइनस 2x प्लस x, और ये क्या हो जाएगा 5 अपॉन x हो गया, ये 5 इधर डिवाइड में आ जाएगा, 5 अगर डिवाइड में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 11 बार में चला जाएगा, और x को इधर मल्टीप्लाई में भेज देते हो, 11x इक्वल टू 4 प्लस x, ये उसके बाद से क्या करते हैं एक मिनट, इसमें L का वैल्यू छूट गया था यहाँ पे, देखिए L मीडियन का जो फॉर्मूला था ना L छूट गया था यहाँ पे, तो L के जगह पे यहाँ पे लोअर लिमिट लिखेंगे, और जो मेरा मीडियन क्लास था यहाँ पे क्या था 40 to 60, तो यहाँ पे L भी लिखना था, 40 प्लस होगा यहाँ पे, तो ये 40 प्लस में आएगा, 40 प्लस ये आएगा, तो 40 इधर जाएगा क्या हो जाएगा, पहले माइनस कर लेते हैं, 40 को इधर जाएंगे क्या बचेगा 15, तो 15 इक्वल टू क्या बच जाएगा 4 प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू 5 हो जाएगा। अब देखिए ये 5 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 5 3 जा क्या हो जाएगा 15 इसके डिवाइड में, तो 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस एक्स, और ये x भी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू 4 प्लस एक्स, ये इधर माइनस हो जाएगा क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 4, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 2, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है, ए बॉल कंटेन्स 3 रेड 2 ब्लू मार्बल्स, रूही वॉन्ट्स टू पिक अ रेड मार्बल, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेज कुड सी मेक सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग a red marble is greater than it was before? Adding a red marble, removing a blue marble, adding one red and one blue marble। तो इसमें ये दिया हुआ है कि एक बैग है, बैग के अंदर में क्या है 3 रेड है
2 ब्लू मार्बल्स है, रूही को एक रेड मार्बल निकालना है उसमें से, और इसमें ये बोल रहा है कि वो कौन सा चेंजेस करेगी इसमें जिससे कि प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए, वो पहले से ज़्यादा हो जाए। तो पहले क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं रेड मार्बल का। अगर वो एक रेड मार्बल पिक करेगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। तो देखिए टोटल मार्बल्स इसमें कितना है, यहाँ पे टोटल 3 + 2 कितना है 5, और रेड कितना है 3। तो रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी पहले कितना था 3/5, और इसको आप बोल सकते हैं कि ये अप्रॉक्स 0.6 आएगा। अब इसका एक एक कंडीशन देखते हैं। पहला कंडीशन क्या है, एडिंग ए रेड मार्बल। अगर एक रेड मार्बल को वो ऐड करती तब क्या हो जाता, तो देखिए 3 यहाँ था ऑलरेडी, तो एक और रेड ऐड होने के बाद क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। अब टोटल रेड मार्बल कितना हो गया, 4 हो गए, तो इसका क्या हो जाएगा 4/6 हो जाएगा। 6 क्यों लिए, क्योंकि टोटल मार्बल क्या हो गया अब 6 हो गया, 3 2 5 और एक और ऐड करने पे 6 हो गया, और रेड कितना हो गया 4, तो 4/6, तो ये अप्रॉक्स आ जाएगा 2/3। और इसको आप जब डिवाइड कीजिएगा तो ये अप्रॉक्स 0.66 या 0.67 भी लिख सकते हैं। तो पहले वाले में तो प्रोबेबिलिटी ये आ गया। सेकेंड वाले में क्या बोला है कि रिमूविंग अ ब्लू मार्बल, एक ब्लू मार्बल को हटा दे रही है, तब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा रेड की। तो रेड में तो कोई चेंज नहीं हुआ, रेड को तो उतना ही छोड़ देंगे। तो रेड कितना है, पहले 3 था तो अभी भी 3 है, लेकिन अब क्या बोल रहा है कि वो एक ब्लू मार्बल को कम कर दे रही। तो अब टोटल मार्बल कितना बच गया, 3 ये और एक ये 4, तो 3/4। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी अप्रॉक्स 0.75 आ रहा है। और जो थर्ड कंडीशन है कि एडिंग 1, देखिए एडिंग 1 रेड एंड 1 ब्लू, मतलब एक रेड ऐड कर दीजिए और एक ब्लू, तब प्रोबेबिलिटी क्या आएगा। तो देखिए इसमें P 1 रेड और 1 ब्लू, इस केस में प्रोबेबिलिटी क्या आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक रेड ऐड करेंगे तो रेड की क्या हो गया 4, और ब्लू भी एक ऐड किया, मतलब टोटल 2 बढ़ा दिए। तो 3 और 2 5 था और 2 ऐड कर दिए, टोटल कितना हो जाएगा 7, 4/7। ये अप्रोक्स 0.5 के आसपास आएगा, नहीं ये आ जाएगा 7/4 है, तो आप कीजिएगा तो हाँ 0.5 समथिंग आ रहा है। तो आप इसमें देखिए कि किस केस में प्रोबेबिलिटी क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है, और किस में घट रहा है। तो फर्स्ट वाले केस में प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, बढ़ रहा है। सेकेंड वाले में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है प्रोबेबिलिटी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 और 2। तो 1 और 2 किस में है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, और इसमें असर्शन रीजन दिया हुआ है। तो हम स्टेटमेंट पे आते डायरेक्ट। स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, असर्शन 2 इज अ प्राइम नंबर। तो 2 एक प्राइम नंबर, ये बिल्कुल सही बात है। 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है, क्योंकि सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 ही होता है। तो पहला असर्शन सही है। सेकंड क्या बोल रहा है, द स्क्वायर ऑफ इरेशनल नंबर इज ऑलवेज अ प्राइम नंबर। अब कोई भी एक इरेशनल नंबर है तो ये सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि देखिए इरेशनल नंबर का जैसे ये एक इरेशनल नंबर है, 3√2 क्या है, इरेशनल नंबर है, और इसका हम अगर स्क्वायर कर देते तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, तो 9 2 क्या हो जाएगा 18। लेकिन 18 क्या हो गया, एक रेशनल नंबर आ गया ये तो, और ये मतलब कि ये प्राइम नंबर भी नहीं है 18। तो यहाँ पे देख लिए कि स्क्वायर ऑफ इरेशनल नंबर इज ऑलवेज अ प्राइम नंबर, तो ऑलवेज प्राइम नंबर नहीं हो सकता। जैसे कि सपोज कर लेते हैं कि ये तो होगा, जैसे कि ये देखिए √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, ये प्राइम है। √7 का स्क्वायर क्या करिएगा तब भी ये क्या आएगा 7, ये भी है प्राइम। लेकिन इस केस में 2√2 ये भी तो मेरा क्या है, ये क्या है मेरा इरेशनल नंबर, तो इरेशनल का स्क्वायर करने पे ये प्राइम नहीं आएगा। देखो 2√2 का स्क्वायर कीजिएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 क्या होता है 8 आता है। तो ये तो प्राइम नंबर नहीं है, तो इसमें क्या लिखेंगे, असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। 20 में असर्शन रीजन दिया हुआ है, द ओरिजिन इज द ओनली पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2,3 एंड -2,-3। रीजन में ये लिखा है द ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट 2,3 एंड -2,-3। तो देखिए पॉइंट को पहले यहाँ प्लॉट कर लिए हैं
2,3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और ये पॉइंट क्या होगा, दोनों निगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में। अब आपसे ये बोल रहा है कि सिर्फ ये जो ओरिजिन है यहीं से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर 5 है तो ये भी 5, मतलब एक ही ऐसा पॉइंट है, तो ये तो फॉल्स होगा फर्स्ट, क्योंकि एक पॉइंट तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ भी तो हम पॉइंट वो लिख सकते हैं जो इक्वी डिस्टेंस पे होगा, ये भी पॉइंट तो होगा। सपोज के लिए यहाँ से यहाँ तक 5 हो जाए और यहाँ से यहाँ तक भी 5 हो जाए, तो ये भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, तो असर्शन क्या है, वो फॉल्स है। सेकेंड है द ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द 2,3 एंड -2, -3। तो उन कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, ये x है और इसको मान लेते हैं ये y, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0। तो अगर इसका कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट, अगर ये बोला है कि मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट के हिसाब से तो मिड पॉइंट फार्मूला का यूज करके इसका कोऑर्डिनेट क्या आना चाहिए था, सेंटर का 0,0 ये आना चाहिए था। अगर ये आ जाता है मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट इसका मिड पॉइंट फार्मूला यूज करके, तो बोलेंगे कि हाँ ये मिड पॉइंट है। तो इसको कैसे करेंगे, तो आप क्या कीजिए, मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, x = x1 + x2/2, तो x निकालते हैं, तो यहाँ पे x1 क्या है -2 + 2/2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0। वैसे ही y = क्या होता है y1 + y2/2, तो ये भी क्या हो जाएगा -3 + 3/, है ना, y1 + y2/2, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब मिड पॉइंट का जो दोनों कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 0 आ गया। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर 0 आता है, 0, 0 आ रहा है ना, ये 0,0, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट भी तो होता है 0, 0, तो इसका मतलब सेकंड मेरा जो स्टेटमेंट है वो सही है, रीजन सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, A इज फॉल्स एंड R इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है चेक वेदर द 3 लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस गिवन बिलो इंटरसेक्ट अ कॉमन पॉइंट। ये 3 लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है और बोल रहा है कि आप इसमें ये बताना है कि ये तीनों एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो 3 लाइन मान लेते हैं, एक ये और एक तीसरा लाइन, तीनों एक अगर कॉमन पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा तो जो x और y का जो वैल्यू आएगा वो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यही होगा। तो क्या करते हैं कि पहले इन दोनों इक्वेशन से x और y का वैल्यू निकाल के और थर्ड वाले इक्वेशन में रख देते हैं। अगर उस केस में अगर x y का जो वैल्यू आया इन दोनों इक्वेशन से वो इसको भी सेटिस्फाई कर जाता है, मतलब 0 आ जाता है, तो बोलेंगे कि हाँ मतलब कि ये कॉमन पॉइंट्स है, तो रिप्रेजेंट ये इंटरसेक्ट एट ए कॉमन पॉइंट। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो कोई भी मेथड यूज करके आप फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखा हुआ है 2x + y = -1 को उधर भेज देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सेकेंड वाले में कोई एक इक्वेशन ले लेते हैं 4x + 3y = क्या हो जाएगा -5। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो ये इक्वेशन है फर्स्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये फर्स्ट वाले इक्वेशन को, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, देखिए 4x + 2y, इसको सेकेंड इसको थर्ड। तो अब क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 4x तो कट जाएगा, 3y - 2y क्या हो जाएगा, ये y बचेगा, और -5 - 2, तो -5 - 2 क्या हो जाएगा, ये -7। तो इट मीन्स कि y का वैल्यू क्या आ गया -7। अब y का वैल्यू है -7, आप इसमें रख देते हैं फर्स्ट वाले में, तो x कितना आएगा, तो 2x - 7 = 1 है, तो -7 उधर चला जाएगा, तो 2x = क्या हो जाएगा 8, यानी x = 4। तो x आ गया 4 और y में -7। अब ये जो दोनों वैल्यू आया है x और y का, अगर तीनों लाइन पास करा तो ये थर्ड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो थर्ड इक्वेशन में अगर रखने के बाद तीसरा इक्वेशन ये यहाँ मेरा ये वाला इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इन दोनों इक्वेशन से x y का वैल्यू निकाल लिए। अब इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं x y का, तो यहाँ पे देखते हैं अगर x y का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करने पे 0 आ जाता है तो मेरा कंडीशन मतलब कि ये सही है कि तीनों एक पॉइंट से पास कर रहा है। तो 5 × x के जगह पे क्या रख देना है 4 + 4 × y के जगह पे क्या बोला है, यहाँ पे -7 आया मेरा, +8 देखते हैं, तो ये क्या आ रहा है, ये LHS है, तो 5 4 जा 20 और ये क्या आ जाएगा -28 + 8, तो 20 + 8 क्या होगा 28, 28 - 28 यानी 0। तो बस इतना ही करना था कि इसमें ये भी क्या हो गया 0 आ गया। इसका मतलब ये तीनों जो पॉइंट्स है इंटरसेक्ट, तीनों लाइंस जो है वो एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 22 एक सिंपल क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है कि सोन बिलो इज सर्कल विद सेंटर ओ एंड क्यू इज ए टेंजेंट टू ए सर्कल। तो इसमें एक 9th का थ्योरम है, 9th के बुक में वो भी यूज होगा। थ्योरम क्या है कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, जो भी एंगल, देखिए थ्योरम ये होता है जैसे एक सर्कल है और सर्कल से
किसी आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बने और सेम आर्क के द्वारा सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बने, तो ये एंगल सपोज के लिए अगर जो सेंटर पे एंगल है, अगर मान लेते हैं कि ये 60 डिग्री बन रहा है तो सरकमफ्रेंस पे क्या बनेगा 30 डिग्री। तो सेम आर्क से कितने भी एंगल बनेंगे तो ये सब क्या होगा, जो सेंटर पे होगा उसका हाफ होता है। या आप ऐसे बोल सकते हैं जो सरकमफ्रेंस पे एंगल जो बनता है उसी आर्क यहाँ पे सेंटर पे क्या होता है उसका डबल बनता है अगर सेम आर्क से बन रहा है। तो यही इसमें कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। आपको ये फिगर दिया हुआ है और इसमें ये बोल रहा है कि एंगल फाइंड करना है, फाइंड मेजर ऑफ एंगल ओ क्यू एन, मतलब ये एंगल पूछ रहा है आपसे। तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे देखिए एनपी जो आर्क है, इसी आर्क से एक एंगल यहाँ सरकमफ्रेंस पे बन रहा है 25 डिग्री और इसी आर्क से कहाँ बन रहा है सेंटर पे। तो सेम आर्क से अगर सरकमफ्रेंस पे बने और सेंटर पे बने तो सेंटर वाला हमेशा क्या होता है डबल होता है। तो 25 है, ये क्या हो जाएगा 50। और दूसरा चीज़ एक और बताया था, ये टेंजेंट है, एन क्यू क्या है टेंजेंट है, और ये क्या है ओ एन क्या है रेडियस है, और रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा एंगल क्या होता है 90 डिग्री का। तो ये 90 और 50 कितना हो जाएगा 140, तो ये क्या बच जाएगा 40 डिग्री बस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंगल जो क्यू है वो क्या आ रहा है 40 डिग्री, या एंगल जो पूछा है ओ क्यू एन इक्वल टू 40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 23 ये दे रखा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट पेयर ऑफ 4 डिजिट नंबर सच दैट द डिफरेंस बिटवीन देम इज 303 एंड देयर HCF इज 101, सो योर स्टेप्स। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, तो 1000 होता है 1000। अब इसमें क्वेश्चन में ये दे रखा है कि इनका HCF क्या है 101 है, और HCF जब इसका 101 है तो HCF, तो इसका मतलब HCF इसको डिवाइड करेगा, तो 4 डिजिट के नंबर को, तो इसको डिवाइड करते हैं, मतलब इसको तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा लेकिन वो जो 4 डिजिट का नंबर है, जो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर को, वो HCF उसको कंप्लीटली डिवाइड करना चाहिए। तो इसको करते हैं, ये कितने बार में जाएगा, तो इसको 9 टाइम्स में लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा 909 होगा। यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच रहा है 91। अब आप खुद सोचिए कि 91 रिमाइंडर बच जा रहा है, इसमें अगर 10 और ऐड कर देते तो ये कितना हो जाता 101, मतलब कट जाता, मतलब ओरिजिनल जो नंबर था 1000 उसमें 10 और अगर बढ़ा देते तब ये हो जाता 10, मतलब 10 ही तो कम है यहाँ पे, 91 रिमाइंडर 10 और बढ़ा देते तो कितना होता 101 हो जाता, और तब तो 10 टाइम्स में चला जाता ये पूरा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इन दोनों में से माइनस कर लीजिए, 101 माइनस 91, मतलब ये जो डिवाइज़र है और जो रिमाइंडर, इनको माइनस करेंगे कितना आ रहा है 10 बच जा रहा है। तो ये जो 10 इसमें अगर प्लस कर देते हैं 1000 में, तो ये कितना हो जाएगा नंबर, तो ये हो जाएगा, तो नंबर क्या हो गया 1010, 1010 जो है वो 101 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा अगर 10 बार में, इसको 10 टाइम्स में पूरा पूरी कट जाएगा। तो मेरा जो नंबर हो गया स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर जिसका HCF क्या हो जाएगा 101, वो यही है 1010 बस। और दूसरा क्या बोला है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट पेयर निकालना है, पेयर ऑफ 4 डिजिट नंबर। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा पेयर क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या बोला है डिफरेंस बिटवीन देम इज 303, तो सबसे छोटा तो ये हो गया, और 303 का डिफरेंस होगा तो इसमें 303 ऐड कर देंगे तो अगला नंबर निकलेगा, तो इसमें और ऐड कर लीजिए, तो लिखेंगे 1 नंबर ये हो गया, दूसरा क्या होगा 303 इसमें ऐड कर लीजिए, तो 1313, तो लिखेंगे फर्स्ट नंबर भी 1010, और ये 1 नंबर हो गया, अदर क्या हो जाएगा 1313, और इनका डिफरेंस भी कितना है 303 का है, और HCF क्या है दोनों का 101। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है cos a प्लस 2b इक्वल टू 0, और a प्लस 2b जो वैल्यू लाई कर रहा है 0 से 90 के बीच में, cos b माइनस a इक्वल टू √3/2, और हमें क्या निकालना है फाइंड cosec 2a प्लस b। तो कैसे निकालेंगे, तो सिंपल है कि cos a प्लस 2b इक्वल टू क्या दे रखा है 0, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, cos a प्लस 2b इज इक्वल टू cos 90 क्या होता है 0 क्या लिख सकते हैं cos 90, और cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है। cos से cos अगर इसको कंपेयर करेंगे तो ये तो कट ही जाएगा,
और बाकी ऐसे भी लिख सकते हैं कि a प्लस 2b का वैल्यू क्या बचा 90, मतलब ये तो हट ही जाएगा, लेकिन वहाँ पे काटने का ज़रूरत नहीं है, आप बस इसको कंपेयर कीजिएगा तो ये क्या बच जाएगा, इसका जो एंगल बनेगा a प्लस 2b इक्वल टू क्या बच गया 90 डिग्री। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। सेम दूसरे वाले से बनाएंगे तो यहाँ पे क्या दे रखा है cos b माइनस a इक्वल टू क्या दे रखा है √3/2, और ये cos, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं cos b माइनस a इक्वल टू cos 30 डिग्री, और b माइनस a इक्वल टू क्या आ जाएगा 30 डिग्री। तो b माइनस a का वैल्यू क्या आ गया 30 डिग्री। अब इन दोनों इक्वेशन से हम इसको सेकेंड ले लेते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन से हमें a और b का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए क्या कीजिए, अब देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ a है यहाँ माइनस है, इन दोनों को ऐड करेंगे a से a कट जाएगा, ऐड कर लेंगे दोनों इक्वेशंस को, तो a से a तो कट ही जाएगा, 2b प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 3b इक्वल टू 120, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा 40, b इक्वल टू 40 डिग्री, b आ गया 40, तो किसी इसमें रख देते हैं तो a क्या आ जाएगा 10, यहाँ पे 40 रख दीजिए b इसी वाले में, तो 40 माइनस a इक्वल टू क्या हो गया 30, माइनस a उधर आके प्लस a, और a इक्वल टू 10 आ गया। तो a और b निकल गया, a 10 b 40। अब इसमें पूछा क्या था आपसे, तो cosec 2a प्लस b, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है cosec 2a प्लस b, तो यहाँ पे रख देते हैं cosec, और a की जगह पे क्या रखना है 10, तो 2 इंटू 10 क्या हो जाएगा 20, और b की जगह पे बोला है 40 आया जो है, तो 40 प्लस 2 क्या हो जाएगा 60, तो cosec 60, cosec 60 का जो वैल्यू होता है ना, sin 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2, तो उसको उलट देंगे तो cosec 60 का आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3। 24th का और में जो दिया हुआ है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, एज द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ tan थीटा डिक्रीजेज। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए tan थीटा इक्वल टू क्या होता है sin थीटा, sin बाई cos क्या होता है tan। अब इसमें ये बोल रहा है, इसका मतलब आप देखिए यहाँ पे अगर न्यूमरेटर बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, अगर sin थीटा बढ़ेगा तो ये भी क्या होगा बढ़ेगा, तो आप बोल सकते हैं ना कि जो tan थीटा का जो वैल्यू है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है sin थीटा के। तो इसमें बोल रहा है एज द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ tan थीटा डिक्रीजेज, तो ये नहीं हो सकता ना, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अगर जैसे जैसे sin थीटा बढ़ेगा तो tan थीटा भी तो बढ़ेगा, न्यूमरेटर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया फॉल्स हो गया। सेकेंड वाले की बात देखते हैं, व्हेन द वैल्यू ऑफ sin थीटा इज मैक्सिमम द वैल्यू ऑफ cosec थीटा इज ऑल्सो मैक्सिमम। तो ये कैसे हो सकता है, दोनों एक दूसरे का उल्टा है, साइन और cosec अपोजिट होता है, अगर एक मैक्सिमम होगा दूसरा मिनिमम होगा। जैसे कि देखिए sin थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/cosec थीटा, तो आप बोल सकते हो कि जो sin थीटा और cosec थीटा एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसे लिख सकते हैं कि sin थीटा, हम जानते हैं कि sin थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/cosec थीटा, तो अगर इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा cosec का तो sin थीटा क्या आएगा मिनिमम आएगा, डिनोमिनेटर सबसे ज़्यादा होगा तो ये मिनिमम आएगा। ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो sin थीटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है cosec थीटा से, और या अब ये मैक्सिमम कब होगा जब ये मिनिमम होगा, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ से क्या हो गया फॉल्स हो गया। 5 ये दिया हुआ है, ए 3.5 सेंटीमीटर कॉर्ड सबस्टेंस एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, व्हाट इज द आर्क लेंथ ऑफ द माइनर सेक्टर, ड्रॉ ए रफ फिगर। आर्क लेंथ निकालना है, देखिए सिंपल क्वेश्चन है, ये तो डायरेक्ट फार्मूला पे है कि एक सर्कल है और इसमें कॉर्ड का लेंथ दे रखा है, मेरे पास कॉर्ड क्या दे रखा है 3.5, और इसका आर्क लेंथ फाइंड करना, और ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है सेंटर पे 60 डिग्री का, तो आपको बस ये निकालना है आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क लेंथ इज इक्वल टू होता है θ/360 मल्टीप्लाइड बाई 2πr। तो यहाँ पे थीटा क्या है 60/360 इंटू क्या करेंगे 2 इंटू पाई की जगह पे 22/7 इंटू रेडियस क्या ले लेंगे, तो रेडियस इसका क्या हो जाएगा 3.5। रेडियस क्यों ले रहे हैं 3.5, अब खुद सोचिए कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। अगर ये 60 है तो, और ये क्या है मान लेते हैं O है, ये A है B है, तो OA इक्वल टू OB होगा क्योंकि रेडियस, और ये बराबर होगा, तो इट मीन्स कि ये हो गया एक तरह का, जब दोनों साइड्स बराबर होते हैं तो उनके अपोजिट के एंगल्स भी क्या होते हैं बराबर होता है, तो ये x होगा तो ये भी क्या होगा x होगा, तो इट मीन्स कि ये दोनों एंगल भी बराबर होगा, तो ये भी 60 हो जाएगा और ये भी 60, और 60 तीनों हो गया, तो ये ट्रायंगल कौन सा हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल के सब साइड्स इक्वल होते हैं, तो कॉर्ड का लेंथ जो होगा वही रेडियस होगा इन सब का। तो यहाँ पे वही लिए हैं θ/360 इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर,
7 से कट करेंगे 0.5, और 22 इंटू 0.5 कीजिएगा तो आप 11 आता है, 11, 22 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, 11 इंटू 2 क्या हो जाएगा 22, 22, और इसको क्या कर देंगे ये 1/6, इसको जब कट कीजिएगा 2 3 जा 6 2 से, तो इसका आंसर हो जाएगा 11/3, और आर्क लेंथ है इसलिए सेंटीमीटर लिखेंगे। और में क्या 25th के और में क्या दे रखा है कि ए सेमी सर्किल MON इज इंस्क्राइब्ड इन अनदर सेमी सर्किल, रेडियस OL ऑफ ए लार्जर सेमी सर्किल इज 6, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन टर्म्स ऑफ पाई। इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो देखिए O से L 6 दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक 6 दिया हुआ है, इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो अब डायरेक्ट कोई फॉर्मूला से तो निकाल नहीं सकते, इसके लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर देना होगा आपको, इसको भी यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर दीजिए। अब इसमें देखिए ये रेडियस है O से L, यहाँ से यहाँ तक भी क्या है रेडियस है, तो O से M का भी जो लेंथ होगा वो क्या होगा 6 होगा, O से N का भी लेंथ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और एक प्रॉपर्टी आप पढ़े थे कि अगर कोई भी सेमी सर्किल होता है तो एंगल इन ए सेमी सर्किल इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब कि सेमी सर्किल में ये डायमीटर को लेके यहाँ पे जो एंगल बनता है वो क्या होता है हमेशा 90 डिग्री होता है। तो एंगल इन सेमी सर्किल ऑलवेज, तो ये छोटा वाला जैसे MON की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक सेमी सर्किल है और MN इसका क्या है डायमीटर है, तो MN से जो एंगल बन रहा है MON, तो ये एंगल क्या बनेगा 90 डिग्री बन जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कैसे निकालेंगे इसका एरिया। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि एक हम सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं, पूरे सेक्टर में से इस ट्रायंगल का एरिया को माइनस कर देंगे, क्योंकि अब देखिए एक सेक्टर बन गया ना, ये पूरा एक सेक्टर हो रहा है। इसको मान लीजिए ये पॉइंट P ले लेते हैं, तो MONP ये पूरा एक सेक्टर है। इस सेक्टर के एरिया में से अगर ट्रायंगल का एरिया को घटा देते हैं तो ये शेडेड पोर्शन का एरिया निकल जाएगा। तो हम सेक्टर यहाँ पे क्या कैसे निकालेंगे, तो θ/360 इंटू πr², और एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया राइट एंगल ट्रायंगल है तो एरिया ट्रायंगल क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस यहाँ से यहाँ तक क्या है 6 है, और हाइट भी क्या होगा 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक बेस है और ये हाइट है, तो इसको वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या रखना पड़ेगा 90/360 और पाई, तो पाई के टर्म्स में ही बोला है, और रेडियस क्या ले लेते हैं 6, रेडियस तो 6 ही है ना सेक्टर का, यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 माइनस 2 3 जा 6, तो ये क्या हो जाएगा 6 3 जा 18। अब इसको कट कर लिए 4 टाइम्स में, और ये 4 9 जा, तो 9 पाई माइनस 18 हो जाएगा इसका आंसर। इसको और आप कॉमन लेके भी लिख सकते हैं, या यहाँ तक भी हम इसको छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ है द एलसीएम ऑफ 6 टू द पावर 4 8 का स्क्वायर एंड k इज 12 का पावर 4 वेयर k इज ए पॉजिटिव इंटीजर, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k। तो k का स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालना है। तो देखिए सिंपल सी बात है कि 6 की पावर 4 को आप क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 लिख सकते हैं ना, इसका पावर 4, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 4। वैसे ही 8 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब और पूरे का स्क्वायर। तो 2 का क्यूब को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 6 लिख सकते हैं। और फिर k है, तो k फाइंड आउट आपको करना है। और इसमें जो एलसीएम दे रखा है, एलसीएम क्या दे रखा है 12 का पावर 4 दे रखा है। तो 12 का पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, जब इसका एलसीएम लीजिएगा 12 का, तो क्या हो जाता है 2 का स्क्वायर इंटू 3 हो जाएगा। 12 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3। तो यहाँ तक तो ये चीज़ हो गया। अब आपको इसमें देखना है का स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं। यहाँ देखिए 2 का पावर 8 इंटू 3 का पावर 8। अब आपको क्या बताया था कि जो एलसीएम होता है वो क्या होता है कि जितने भी जो फैक्टर्स आए हुए हैं प्राइम फैक्टर्स, उनका हाईएस्ट पावर को देखते हैं। जितने भी फैक्टर्स तो उनके हाईएस्ट पावर को देखते हैं। तो इस केस में पूरे में 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, अगर 2 का हाईएस्ट पावर इसमें पूरे में क्या है, यहाँ पे 2 का पावर 4 है, यहाँ पे 2 का पावर 6 है, और यहाँ पे भी क्या है 2 का पावर 8 है। तो इस केस में इसका मतलब पूरे में हाईएस्ट पावर क्या है 2 का पावर 8। जो तो इसमें क्या हो जाएगा, तो थर्ड जो नंबर होगा उसमें एक तो फिक्स बात है कि 2 का पावर 8 तो होना ही है, तभी तो इसका जो एलसीएम आया था वो क्या आ रहा है 2 का पावर 8 इंटू 3 का पावर 8 आ रहा है। इसका मतलब जो तीसरा जो नंबर होगा
वो उसमें 2 के पावर 8 तो कंपलसरी है, क्योंकि एलसीएम होता ही है हाईएस्ट पावर को देखते हैं तीनों नंबर में। तो देखिए यहाँ पे तो 2 का पावर 4 ही था, यहाँ पे 2 का पावर 6 ही था, लेकिन यहाँ एलसीएम में 2 का पावर 8 आ रहा है। इसका मतलब जो तीसरा नंबर होगा उसमें 2 का पावर 8 होगा एक, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 का पावर 8। अब इसमें देखिए 3 का पावर, तो 3 जरूरी नहीं है, 3 नहीं भी रहेगा क्योंकि उसमें कॉमन नहीं देखते हैं। इस एलसीएम निकालते हैं तो कॉमन फैक्टर नहीं देखते हैं, बस ग्रेटेस्ट पावर देखते हैं। तो 3 का पावर यहाँ पे क्या है 4 है, तो 3 का कोई कंपलसरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है कि आपको मिनिमम वैल्यू पूछा है। तो मिनिमम आंसर क्या हो जाएगा, तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 का पावर 8, तो ये 2 का पावर 8 होता है 256। बस यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम वैल्यू पूछा है। अगर मैक्सिमम पूछेगा तब तो आप अलग अलग लिख सकते थे, 2 का पावर 8 है, फिर 3 का पावर आगे तक लिख सकते थे आप, है ना, 4 लिख सकते हैं, 3 का पावर 8, 1 2 3 4, जो अलग अलग वैल्यू है वो ले सकते हैं आप। लेकिन जो मिनिमम वैल्यू पूछा है, कम से कम वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इनमें सिर्फ 2 को ले लेंगे, 2 का पावर 8 हो जाएगा। 27 में दिया हुआ है m एंड n आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। हमें इसका वैल्यू निकालना है 1/n प्लस 1/m m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो देखिए 1/m प्लस 1/n, इनका एलसीएम ले लीजिए, नीचे क्या हो जाएगा mn और इधर क्या हो जाएगा m प्लस n। तो बस इसका सम ऑफ जीरोज़ निकाल लेते हैं और नीचे क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ है, सम ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये वैल्यू रख देते हैं। तो m प्लस n क्या होता है, मतलब क्योंकि mn 2 जीरोज़ है और सम ऑफ जीरोज़ क्या होता है माइनस b/a, m प्लस n क्या होता है माइनस b/a, सम ऑफ जीरोज़ हम जानते हैं माइनस b/a। तो माइनस b, यहाँ पे b क्या है -1, उसमें और माइनस लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और a की जगह पे 3, तो 1/3 आ जाएगा सम ऑफ जीरोज। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पढ़े थे अल्फा बीटा या mn लिख देंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है c/a, तो c यहाँ पे क्या है -2/3, तो इन दोनों को वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। तो ये क्या होगा 1/3 पूरे के डिवाइड में -2/3, तो ये क्या हो जाएगा कि 1/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, और माइनस पहले न्यूमरेटर चला जाता है, 3 से 3 कट गया, तो आंसर क्या आ गया -1/2। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा -1/2। सेकेंड आपको निकालना है m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर n स्क्वायर। तो देखिए सिंपल सी बात है, आप एक चीज़ पढ़े होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। तो आप क्या कीजिए a प्लस बी स्क्वायर को इधर ही छोड़ देते हैं, 2ab को किधर ले जाते हैं, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वही केस m और n वाले केस में भी है, m प्लस n का अगर आप होल स्क्वायर कीजिएगा तो ये क्या हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2mn। अब इसको इधर रहने देते हैं m स्क्वायर n स्क्वायर को, तो इसको इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला m स्क्वायर, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं m स्क्वायर n स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 2mn, डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं। अब m प्लस n क्या है सम ऑफ रूट्स और mn क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो m प्लस n का भी वैल्यू निकाल चुके थे। ये देखिए m प्लस n का वैल्यू कितना निकला था 1/3, तो 1/3 यहाँ पे रख देना है, और -2 इंटू mn का वैल्यू क्या आया था -2/3, तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1/9 और इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/3, इनका एलसीएम लेंगे तो ये 9 और इधर हो जाएगा 1 + 12, तो ये हो जाएगा 13/9। तो सेकेंड का आंसर क्या आ गया 13/9। क्वेश्चन नंबर 28 में यह ग्राफ ऑफ ए लाइन रिप्रेजेंटेड बाई ax प्लस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इसमें आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इस क्वेश्चन के लिए आपको सीधा ये करना है कि कोई सा भी वैल्यू रख दीजिए इस लाइन, मतलब कि ये जो लाइन है तो इस लाइन पे x और y तो निकलेगा हर एक पॉइंट पे, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। जैसे यहाँ पे भी लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9, और 9 के जस्ट सामने यहाँ पे जो है तो यहाँ ये जो पॉइंट वैल्यू लेना पड़ेगा। तो इस तरह से आप कोई सा भी वैल्यू इस इक्वेशन को इस लाइन के इक्वेशन में रखेंगे तो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब कहने का ये मतलब है कि इस लाइन पे कोई भी जो पॉइंट होगा x y की वैल्यू जितनी भी होगी इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आपको यहाँ पे कोई सा भी पॉइंट देख लीजिए, तो ये जहाँ मीट कर रहा है ये लाइन, तो यहाँ पे मीट कर रहा है, तो यहाँ पे ये पॉइंट क्या x पे 5 था और इस पे कितना था y की जगह पे 2, तो x की जगह पे 5 और y की जगह पे यहाँ पे 2 रख देते हैं। आप कोई और वैल्यू भी रख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5a और y की जगह पे क्या रख देते हैं 2 + 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो 5a इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 8 + 2 क्या होगा 10, उधर जाके -10, तो a इक्वल टू क्या हो गया
-2। तो फर्स्ट का आंसर क्या निकल गया, a इक्वल टू आ जाएगा इसका -2। सेकेंड पूछ रहा है कि अब देखिए -2 आ जाएगा तो ये लाइन का ग्राफ कैसे, मतलब क्या इक्वेशन बन जाएगा, तो इक्वेशन ये बन जाएगा -2x, इक्वेशन इधर लिख रहा हूँ, इक्वेशन बन जाएगा -2x + y + 8 इक्वल टू 0। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं -2x + y इक्वल टू क्या हो जाएगा -8। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन 4x - 3y - 14 इक्वल टू 0। मतलब ये जो लाइन का जो आया है, अभी ये जो लाइन का इक्वेशन आया है, जैसे ये 1 और एक दूसरा लाइन है इसका, तो इसका पूछ रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो दोनों में से x और y का वैल्यू निकाल लेंगे। x और y का जो वैल्यू होगा दोनों इक्वेशन को यूज करके, वही क्या हो जाएगा, मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो दूसरा इक्वेशन दे रखा है आपके पास 4x - 3y, और ये -14 उधर जाएगा क्या हो जाएगा +14। तो इसको सेकंड ले लेते हैं और इन दोनों इक्वेशन से हम x और y का वैल्यू निकाल लेते हैं, वही सेकंड का आंसर हो जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशंस के लिए आप देखिए सबसे पहले इजी क्या होगा, या तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए फर्स्ट वाले को, तो ये भी कट सकता है, या इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन 2 फर्स्ट को, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -4x + 2y, और ये क्या हो जाएगा -16, और इधर क्या हो जाएगा 4x - 3y = 14। एज इट इज़ लिख लिए। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए तो ये तो कट ही जाएगा x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -y, और ये क्या हो जाएगा -2। तो y की वैल्यू क्या आ गया 2, y की वैल्यू 2 आ गया। तो अब किसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इसी में पुट कर देते हैं, तो 4x - 3 × 2 क्या हो जाएगा 6 = 14। तो 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा 20, क्योंकि इधर जाके प्लस हो जाएगा, और x = 5, तो x 5 y 2 हो गया। इसका और में ये दिया हुआ है, अनुज एंड सफीना स्टार्टेड ए न्यू गेम जोन कंसिस्टिंग ऑफ 2 गेम्स। इसमें एक शूटिंग है, दूसरा क्या है बॉलिंग है। दे रिलीज द फॉलोइंग रेड कार्ड, तो रेड कार्ड है कस्टमर्स के लिए इन्होंने रिलीज़ किया। इसमें सोलो, अगर कोई सोलो करता है जिसमें बॉलिंग क्या है 1 राउंड, तो इसका कितना देना पड़ रहा है 60 रुपीज़। सोलो अगर सोलो 2 में शूटिंग, अगर फर्स्ट राउंड 1 राउंड शूटिंग के लिए इसको कितना देना पड़ रहा है 75। अगर थर्ड वाले कॉम्बो 1 लेते हैं तो इसमें 3 राउंड शूटिंग है और 2 राउंड बॉलिंग करने का 285, और कॉम्बो 2 में क्या है 4 राउंड शूटिंग और 5 राउंड बॉलिंग करने का कितना देना पड़ा है 485। तो ये प्राइस ऑफ शूटिंग इज सेम इन बोथ द कॉम्बोज। और शूटिंग में मतलब कि ये दोनों कॉम्बो 1 या कॉम्बो 2, इनमें दोनों का प्राइस क्या है सेम रहेगा। जितना पैसा शूटिंग के लिए देना पड़ रहा है उतना पैसा इसमें भी देना पड़ रहा है, तो मतलब दोनों का प्राइस क्या है इसके लिए सेम है। और वैसे ही एंड बॉलिंग इज द सेम इन बोथ द कॉम्बो, बॉलिंग का भी प्राइस क्या है दोनों के लिए सेम है। जैसे मान लीजिए 10 रुपये इसमें लग रहे थे बॉलिंग के लिए, तो इसमें भी 10 ही लगेंगे, मतलब 1 राउंड के, तो वही है। तो अब इसका जो टोटल ये दिया हुआ है, आपसे ये पूछ रहा है हाउ मच मोर इज द प्राइस ऑफ 1 राउंड ऑफ बॉलिंग। तो इसमें बॉलिंग वाले में 1 राउंड करने का कितना देना पड़ रहा है 1 राउंड ऑफ ए बॉलिंग, हाउ मच मोर इज द प्राइस फॉर 1 राउंड ऑफ बॉलिंग इन अ सोलो पैक देन इन कॉम्बो पैक। मतलब सोलो पैक में तो ये क्लियर है कि 1 राउंड का कितना देना पड़ रहा है, यहाँ पे 60 रुपये देना पड़ रहा है। 1 राउंड का कितना देना पड़ रहा है बॉलिंग का 60 रुपये। तो आपसे ये पूछ रहा है कि जो कॉम्बो पैक है, कॉम्बो पैक में 1 राउंड बॉलिंग करने का कितना पैसा देना पड़ रहा है, और इन दोनों का डिफरेंस निकालिए। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो सपोज कर लेते हैं हम इसमें शूटिंग का कॉम्बो में, शूटिंग का मान लेते हैं प्राइस को ₹X 1 राउंड का, वैसे ही बॉलिंग का क्या मान लेते हैं ₹Y। तो 3 राउंड शूटिंग है तो 3 राउंड के लिए क्या होगा 3x, कॉस्ट तो इतना ही हो जाएगा, और 2 राउंड बॉलिंग है तो इसका क्या हो जाएगा 2y, और इसका कितना पैसा देना पड़ रहा है 285। वैसे ही दूसरे वाले में 4 राउंड शूटिंग का 4x, और इसका क्या 5 राउंड का क्या हो जाएगा बॉलिंग का 5y, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 485। ये 2 इक्वेशंस निकल गया। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालना है। तो क्या करते हैं हम, जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको अगर आप कर लीजिए 5 से, मतलब फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सेकेंड वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो इसको 5 से कीजिए फर्स्ट वाले को, तो 5 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा 5 3 जा 15x प्लस 10y, और इसको 5 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा। सेकेंड वाले को हम क्या कर रहे हैं
2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा 970। अब ये दो इक्वेशन निकल गया, इसको थर्ड ले लीजिए, इसको फोर्थ ले लेते हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दे तो 10, ये तो कट ही जाएगा माइनस में, ये कितना बचेगा 7x इक्वल टू, इनको जब माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5, और इधर कितना हो गया 5 और 13 माइनस 9, तो ये 455। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 4, तो 765, तो ये 65 रुपये हो गया x जब 65 आ जाएगा तो y भी निकाल लेंगे, तो y कितना हो जाएगा, तो कोई भी वैल्यू रख देते हैं, इस वाले में रख दीजिए x का वैल्यू, तो यहाँ पे y कैसे निकलेगा 3 × 65 प्लस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 285, तो ये हो जाएगा 195 प्लस 2y इक्वल टू 285, और 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको उधर भेज के माइनस कर लेते हैं, 285 माइनस 195, तो ये हो जाएगा कितना 590, यानी y इक्वल टू 45, तो ये y हो गया। अब देखिए x और y शुरू में क्या एज्यूम किए थे, शूटिंग का, तो शूटिंग में कितना देना पड़ रहा है कॉम्बो वाले में, x में देखिए शूटिंग में क्या देना पड़ रहा है 65 रुपये देना पड़ रहा है, और बॉलिंग में कितना देना पड़ रहा है कॉम्बो में 45 रुपये 45, तो इसका मतलब यहाँ वाले में कितना देना पड़ रहा था 45, और सोलो में शूट इसमें कितना देना पड़ता 60, तो दोनों का डिफरेंस पूछा था, तो वो कितना हो जाएगा 15 रुपया। यही तो पूछा था आपसे कि हाउ मच मोर इज द प्राइस ऑफ 1 राउंड ऑफ बॉलिंग इन सोलो, तो 1 राउंड ऑफ बॉलिंग इन सोलो का कितना देना पड़ गया इधर से 45 रुपया ₹45, और इधर एंड इन सोलो पैक देन इन कॉम्बो पैक, तो इन इसका 60 माइनस 45 यानी 15 रुपये हो जाएंगे, 15 रुपीज़ आंसर हो जाएगा इनका डिफरेंस। 29th में ये दिया हुआ है, एक अच्छा क्वेश्चन है ये, सोन बिलो इज ए सर्कल एंड 2 कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर्स, 2 कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर है और एक सर्कल दिया हुआ है। कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर दिया हुआ है PQRS और दूसरा दिया हुआ है QTUR, और ST, SU एंड UT आर टेंजेंट्स, ST और दूसरा क्या है SU, और एक और क्या दे रखा है UT, ये 3 टेंजेंट्स इसमें सर्कल पे बना हुआ है, और साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर इज 10, मतलब स्क्वायर का जो साइड है ये सब क्या दे रखा है, ये 10 है, ये भी क्या दिया हुआ है 10, तो इस तरह से ये 10 दिया हुआ है, ये भी क्या होगा यहाँ से यहाँ तक 10, और यहाँ से यहाँ तक RU का भी लेंथ क्या होगा यहाँ से यहाँ तक 10 हो जाएगा, तो ये पूरा की बात करें तो पूरा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमें इस रेडियस निकालना है, ये R फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए ये R है यहाँ से यहाँ तक, और ये भी R है, और यहाँ पे ये 90 है, तो ये भी क्या होगा 90 बनेगा ना, ये भी 90 और ये भी 90, रेडियस क्या होता है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर, तो ये एक रेक्टेंगल बन गया, तो यहाँ से यहाँ तक R है, तो ये भी क्या होगा R होगा। अब आप खुद सोचिए कि यहाँ से लेके और पूरा यहाँ तक S से लेके U तक कितना था 20 था, और यहाँ से यहाँ तक R है, तो अगर S यहाँ से लेके, ध्यान दीजिए S से लेके W का, S से W का लेंथ क्या हो जाएगा 20 माइनस R हो जाएगा, कैसे पूरा 20 था और यहाँ से यहाँ तक R था, तो SW क्या हो जाएगा 20 माइनस R। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, SW एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट है, S पॉइंट से SW एक टेंजेंट है, और S पॉइंट से एक SY टेंजेंट है, तो इन दोनों का लेंथ क्या होगा इक्वल होगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से जितने टेंजेंट होते हैं उनका लेंथ क्या होता है इक्वल होता है, तो SW इक्वल टू क्या लिखेंगे SY, तो SY का भी लेंथ ये क्या हो जाएगा 20 माइनस R हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ ये है कि देखिए ये 10 है, और यहाँ पे भी क्या है, ये पूरा क्या है यहाँ से यहाँ तक, ये भी 10 है ना, ये भी साइड क्या है सबका, ये भी 10 हो जाएगा, और ये क्या है यहाँ से यहाँ तक R है, तो ये VT क्या हो जाएगा 10 माइनस R, VT होगा ना 10 माइनस R, और इस तरह से YT भी क्या हो जाएगा, ये भी 10 माइनस R। अब इसमें क्या करते हैं कि ST को लेके इक्वेट कर देंगे, उससे आंसर आ जाएगा मेरा R का। तो ST को कैसे इक्वेट करेंगे, तो देखिए यहाँ से लेके S से T कितना हो जाएगा पहले वाले इक्वेशन से, या एक काम कीजिए इसमें पहले ये ट्रायंगल ले लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल को यूज़ करते हैं, तो कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, इन ट्रायंगल SUT ले रहे हैं, SUT यहाँ पे 90 है, और ये ST क्या है उसके लिए हाइपोटेन्यूज है, तो हम जानते हैं कि H स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ST का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ST का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा
एस यू का स्क्वायर प्लस यू टी का स्क्वायर। तो एस यू कितना दिया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो सिंपल सी बात है कि 20 था, शुरू में ही देखे थे। पूरा एस यू का लेंथ कितना था, 20 था, और यू टी कितना था यहाँ से यहाँ तक 10 है। तो 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400 और प्लस 10 का स्क्वायर 100, तो यानी 500। तो एस टी का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 500, यानी एस टी इक्वल टू √500। और √500 आप लोग को आता होगा निकालने कि 500 क्या ले सकते हैं 100 × 5 लिख सकते हैं। और ये 100 का बाहर क्या निकलेगा 10, 10√5। तो एस टी का आंसर क्या आ गया 10√5। अब देखिए एक और कंडीशन से तो एस टी हम निकाल सकते हैं। एस टी यहाँ से लेके यहाँ तक के लेंथ को, और यहाँ से लेके मतलब एस टी लिख सकते हैं ना एस वाई प्लस वाई टी। और एस वाई का वैल्यू क्या है 20 - r, और वाई टी का वैल्यू क्या निकाले 10 - r। तो 20 और 10 कितना होगा 30 - 2r। तो ये भी एस टी का ही वैल्यू है 30 माइनस, और एस टी का वैल्यू यहाँ पे भी आ गया है। तो लिख सकते हैं ना 30 - 2r इज इक्वल टू क्या आ रहा है 10√5 आ गया। तो 10√5 आ गया तो -2r उधर चला जाएगा तो +2r, तो 30 - 10√5, इनमें से 2 से डिवाइड में चला जाएगा इधर पूरे के। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 - 5√5। तो इतना जो आ जाएगा रेडियस, ये सेंटीमीटर, इसमें से और 5 कॉमन ले लीजिए। तो 5 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 3 - √5 सेंटीमीटर। आपको समझ में आ गया होगा। इसमें मेनली यही करना था कि हमें इस जो ट्रायंगल का, जैसे कि दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये लिए थे ना, तो इसमें एस टी का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर और बेस का, उससे एस टी को, और दूसरे वाले तरीके से जो ये मैंने बताया इन दोनों को इक्वेट करके यहाँ से आर का जो वैल्यू ये फाइंड आउट कर लेना था। लो एम एंड एन आर द सेंटर्स ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। एक सेमी सर्किल यहाँ बना हुआ है ये छोटा, और एक बड़ा सेमी सर्किल बना हुआ है। इसका सेंटर एम और एन दे रखा है, और इनका रेडियस भी दे रखा है। एक का रेडियस कितना है 9, जैसे छोटे वाले का ले लेते हैं, ये 9 दिया हुआ है, और ये बड़े वाले का रेडियस यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर देते हैं तो ये कितना दे रखा है 16 दे रखा है। और एस टी एक कॉमन टेंजेंट है दोनों सर्किल्स के लिए। तो आपसे पूछ रहा है पी क्यू का लेंथ क्या होगा, पी से क्यू का। तो इसको करने के लिए एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो देखिए, और एक चीज़ तो पता है कि यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 9 है, ये रेडियस ही तो है, तो ये सेंटर है इसका, तो ये भी 9 होगा। और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 16, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना हो जाएगा 25। एम एन का लेंथ क्या दे रखा है 25। और कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं कि एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पैरेलल, जैसे कि सपोज के लिए एम से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, है ना, जैसे कि एम ओ ले लेते हैं। एम ओ पैरेलल किसके ड्रॉ कर ले रहे हैं पी क्यू के, एम ओ पैरेलल टू पी क्यू। तो एक चीज़ पता है ये कितना था 90, क्योंकि रेडियस टेंजेंट पे क्या होता है परपेंडिकुलर, ये भी क्या था 90। और ये लाइन मतलब अभी जो लाइन ड्रॉ की एम ओ पैरेलल किसके था पी क्यू के था, तो पैरेलल पी क्यू के था, तो ये भी एंगल्स क्या होगा 90। कैसे, दो लाइन अगर पैरेलल होता है तो इनके इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है 180 होता है। ये 90 ये भी 90 होना चाहिए, तभी तो ये 90 है ये भी 90। तो ये एक तरह से बोल सकते हैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन गया। अब इसका जो एम ओ का जो लेंथ होगा वही क्या होगा पी क्यू का। तो हमें क्या निकालना है एम ओ का लेंथ फाइंड आउट करना है। तो आप एक देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है 25 है, और इसमें एक चीज़ क्लियर है यहाँ से यहाँ तक कितना है 9 है, तो ये भी क्या होगा 9 होगा, क्योंकि रेक्टेंगल है, ब्रेथ भी तो इसका बराबर होगा, ये भी 9 होगा तो ये भी 9 होगा। और पूरा क्या था 16, तो ये वाला लेंथ एन ओ का लेंथ क्या हो जाएगा 7। तो अब इसमें हम राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे जो पाइथागोरस थ्योरम। तो क्लियर सी बात है कि यहाँ पे ये जो ट्रायंगल कुछ इस तरह का बन रहा है ना, यहाँ पे क्या है 90 है ओ है, और दूसरा यहाँ पे क्या दे रखा है एन, और यहाँ पे एम है, ये आपको 25 दिया हुआ है और ये 7 है। तो ये निकालना है तो ट्रिपलेट्स भी यूज कर लेंगे तब भी ये 24 आएगा, 7 24 25 होता है, तो ये 24 हो जाएगा। बाकी आप इसको सॉल्व भी कर लीजिए। तो ये देखिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, ये 25 का स्क्वायर है, और यहाँ पे इसको एक 7 मान लीजिए, कोई सा भी अब ले लीजिए, यहाँ पे एक ही बात है। तो 49 प्लस बी स्क्वायर, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 576 576। तो ये क्या हो जाएगा बी या पी आप कुछ भी ले लीजिए, √576, तो ये 24 हो गया। तो 24 क्या हो गया एमओ, जो एमओ का जो लेंथ आ गया वो हो गया 24। तो वही जो क्या होगा पी क्यू का लेंथ, तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा इसका 24 सेंटीमीटर।
एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन ये दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 30। cos 4x माइनस साइन 4x अपॉन 1 माइनस टेन एक्स को प्रूव करना है, किसके इक्वल करना है, cot x प्लस 1 अपॉन सेक एक्स cos x। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो LHS को एक्सपेंड करते हैं। तो cos 4x को क्या लिख सकते हैं आप, cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और साइन 4x को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस टेन एक्स। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कॉस ए की जगह पे यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर एक्स, और बी की जगह पे साइन स्क्वायर एक्स इंटू ए माइनस बी कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा डिवाइड में 1 माइनस टेन एक्स। अब जानते हैं ए कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ये पूरा की जगह पे क्या लिख देंगे 1, तो ऊपर में क्या बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन क्या लेंगे 1 माइनस टेन एक्स, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको लिख सकते हैं आप ऐसे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और इसको क्या लिख सकते हैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस टेन एक्स। और 1 माइनस टेन एक्स को आप ये भी तो लिख सकते हैं, ऊपर तो एज इट इज लिख लीजिए, वन माइनस टेन को क्या लिख सकते हैं साइन बाई कॉस। इसका जब एलसीएम लीजिएगा तो ये कॉस एक्स इधर चला जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। इधर से एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम क्या हो जाएगा नीचे कॉस एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो ये देखिए कॉस एक्स नीचे वाला ऊपर चला के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा, ये cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स कट गया, तो यहाँ पे क्या आ गया cos x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये आ गया LHS में। लेकिन हमें जो RHS में दिया हुआ है cot x है, तो एक काम करते हैं कि इसके आगे भी ज़्यादा सिंप्लीफाई होगा नहीं, तो RHS को भी एक्सपेंड कर लेते हैं। तो R1 और डिवाइड में है सेक एक्स कॉसेक एक्स, इसको भी साइन कॉस में लिख लेते हैं। तो cot x को क्या लिख सकते हैं cos x अपॉन कॉस अपॉन साइन प्लस 1, और पूरे के डिवाइड में क्या होगा सेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस, और कॉसेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन एक्स। तो इनका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा cos x, और ये ऊपर चला जाएगा, एलसीएम जब ले रहे हैं तो साइन एक्स अपॉन साइन एक्स, और पूरे के डिवाइड में क्या है यहाँ पे 1 बाई कॉस एक्स साइन एक्स। अब ये क्या होगा cos x प्लस साइन एक्स अपॉन क्या है साइन एक्स, ये उल्टा हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल होगा तो cos x साइन एक्स हो जाएगा, और ये साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा, तो इधर सिर्फ क्या बचेगा cos x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और यही तो था मेरा, ये क्या हो गया RHS हो गया। तो इन दोनों को इक्वल कर दिए RHS और LHS, मेरा यही आ गया था cos x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। भाई बाकी के जो क्वेश्चन है सेक्शन डी और सेक्शन ई वो मैं अगले वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।